हाँ जी, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अपने जो राजस्थान के राजवंश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने सबसे पहले बात की थी गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। तो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जो मूणोत नैणसी के अनुसार जो उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएँ बताई, उसमें से हमने सबसे पहले बात की थी, एक तो उनका सामान्य परिचय और उसके बाद बात की थी हमने मंडोर शाखा की। तो आज इसी क्रम में हम आगे आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे, वो रहेगा अपने गुर्जर प्रतिहारों की जालोर, उज्जैन, कन्नौज के प्रतिहार। इन शाखाओं के जो जो शासक हुए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने उसमें चर्चा की थी कि जो इनका आदि पुरुष था हरिश्चंद्र, जिसकी उपाधि थी रोहिला सिद्ध, उसकी दो रानियाँ हुई। एक का नाम तो था ब्राह्मणी, जो जाति से ब्राह्मण थी। एक सतरानी थी जिसका नाम बद्रा थी। बद्रा के 4 संतानें थी, भोगभट, रज्जिल, कद्दल, दद्द। रज्जिल रज्जिल के बाद जो रज्जिल था उसका बेटा था नागभट्ट प्रथम। तो हमने नागभट्ट प्रथम की बात उस क्लास में भी की थी। तो आज फिर इस क्लास में हम नागभट्ट प्रथम की थोड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो जो नागभट्ट प्रथम जो था, ये इसे जालोर, उज्जैन और कन्नौज शाखा का संस्थापक भी माना जाता है, जो कि प्रतिहारों में सबसे पराक्रमी वीर शासक हुआ। तो हम बात करते हैं नागभट्ट प्रथम की। तो नागभट्ट प्रथम ने उस क्लास में हमने चर्चा की थी कि इसने एक तो मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया, मंडोर के स्थान पर मेड़ता को राजधानी बनाया। दूसरी बात, जालोर उज्जैन शाखा का ये संस्थापक माना गया। इसके बाद जो इसका उज्जैन दरबार था, उज्जैन में जो ये अपना दरबार लगाता था, उस दरबार को नागाव लोक दरबार के नाम से जाना जाता था। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, किस शासक के दरबार को नागाव लोक दरबार के नाम से जाना जाता है? तो किस शासक को? नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागाव लोक दरबार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आगे बात करें तो इसने अरब गवर्नर जुनैद, कौन? अरब गवर्नर जुनैद को पराजित किया। क्योंकि जो गुर्जर प्रतिहार है, हमने चर्चा की थी कि प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल। तो इन्होंने भारत में द्वारपाल की भूमिका निभाई। इन्हीं के समय भारत पर विदेशी आक्रमण स्टार्ट हुए। तो हम कहें तो इन्होंने सबसे पहले जो अरब थे, अरबों को भारत में घुसने से इन्होंने रोका और इन्होंने भी भारत में एक द्वारपाल की भूमिका निभाई। तो उसमें एक अरब गवर्नर जुनैद था, जिसको नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया। अब बात करें हम ग्वालियर अभिलेख, जो इसमें मीर भोज या भोज का जो ग्वालियर अभिलेख है, उसमें नागभट्ट प्रथम को नारायण का अवतार, किसका अवतार? नारायण का अवतार व मलेचों का नाशक कहा गया है। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नारायण का अवतार किसे कहा गया या मलेचों का नाशक किसे कहा गया। सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मलेचों का नाशक किसे कहा गया, तो नागभट्ट प्रथम को मलेचों का नाशक कहा गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो थे इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो चर्चा है, विस्तार तो बहुत कुछ है, लेकिन जो कंपटीशन जो एग्जाम होता है उसमें इतनी विस्तार से चर्चा करना एक सही बात नहीं होती। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जितना विस्तार से दिया जाता है, उसका जो निचोड़ होता है वो मुझे आपके सामने रखना है। तो इसमें जो मेन फैक्ट थे उसके यही थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो 7वीं सदी थी में ही जो ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था, ने भी बीनमाल की यात्रा की और बीनमाल की यात्रा की वह अपनी पुस्तक सीयू की। तो ये जो सीयू की है, ये किसकी पुस्तक है? ह्वेनसांग की। सीयूकी में बीनमाल को पीलो मोलो किस नाम से संबोधित किया? बीनमाल को तो पीलो मोलो। और वहाँ के जो राजा गुर्जर प्रतिहारों के जो राजा हुए उनको किस नाम से नाम, कौन सा नाम दिया इसने? कुचेलो। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। तो बीनमाल को तो पीलो मोलो और राजाओं को कुचेलो नाम से संबंधित किया। इसी क्रम में इस वंश में जो आगे जो शासक हुए उनमें जो एक था इसका नागभट्ट प्रथम का भतीजा कक्कुक। उसके बाद एक आता है देवराज और देवराज का बेटा
जो कि एक गौण शासक हुए, इनके बारे में इतनी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद आता है इस वंश का एक और प्रतापी शासक वत्सराज। तो हम वत्सराज के बारे में चर्चा करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 780 से 795 के बीच माना गया है। अब बात करें जो वत्सराज था, ये गुर्जर प्रतिहारों की जो शाखा है, इनका वास्तविक संस्थापक किसको माना गया? वत्सराज को। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो आपने अभी जब इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसका मतलब है कि मतलब तीन पक्षों ने मिलकर एक राजधानी कन्नौज पर अपना शासन स्थापित करने के लिए तीन पक्षों में आपस में संघर्ष हुआ। उसको किस नाम से जाना गया? त्रिपक्षीय संघर्ष। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करना। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में तीन वंशों ने मिलकर आपस में संघर्ष किया कन्नौज पर अपना शासन स्थापित करने के लिए, जिसमें एक तो राष्ट्रकूट, एक बंगाल के पाल और एक गुर्जर प्रतिहार। इन तीनों के बीच में कन्नौज को लेकर जो संघर्ष स्टार्ट हुआ। तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत है वो भी किसके समय हुई थी? वत्सराज के ही समय हुई। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज ने धर्मपाल, जो कि बंगाल के पाल वंश का शासक था ये, तो धर्मपाल को पराजित किया। किसने? वत्सराज ने। लेकिन धर्मपाल को तो इसने पराजित कर दिया, लेकिन स्वयं किससे? राष्ट्रकूट दुर्व से पराजित हो गया। ये जो राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था दुर्व, उससे स्वयं पराजित हो गया और धर्मपाल को वत्सराज ने पराजित किया। अब बात करते हैं हम इसके आगे वत्सराज के दरबारी विद्वान। तो इसमें अगर एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सी बार आता है कि त्रिपक्ष के संघर्ष की शुरुआत किसके शासनकाल से हुई? तो वत्सराज के शासनकाल से। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वत्सराज। अब बात करते हैं वत्सराज के दरबारी विद्वान कौन कौन से हुए। इसके दरबार में इन्होंने जैन विद्वान थे उनको आश्रय दे रखा था। तो बात करें इसके दरबारी विद्वानों की, तो इनके दरबारी विद्वानों में था एक तो उद्योतन सूरी, जिसने कुवलयमाला नामक पुस्तक की रचना की। एक था जिनचंद्र सूरी, इसने हरिवंश पुराण नामक पुस्तक की रचना की। तो कुवलयमाला की रचना किसने की? उद्योतन सूरी, और हरिवंश पुराण की जिनचंद्र सूरी ने। अब बात करें जो ये वत्सराज था, ये जैन धर्म से संबंधित था, जैन धर्म का इस पर काफी प्रभाव था। तो इसने ओसिया जोधपुर में पढ़ता है, जो कि कहाँ पढ़ता है? ओसिया जोधपुर। तो जोधपुर में के ओसिया में महावीर स्वामी के मंदिर का इसने निर्माण भी करवाया। किस शैली में? गुर्जर प्रतिहार शैली में इस मंदिर का इसने निर्माण करवाया। तो इस प्रकार ये था वत्सराज, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना गया। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट शासक आएगा उसकी चर्चा करेंगे। तो हमने जो चर्चा की थी वत्सराज। अब वत्सराज के बाद अगला जो शासक आएगा अपना वो रहेगा नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये भी नागभट्ट द्वितीय जो इसका समय है 795 से 833 ईस्वी। तो इसके समय भी त्रिपक्षीय संघर्ष में बंगाल के शासक धर्मपाल को इसने पराजित किया। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें किसने? नागभट्ट द्वितीय ने किसे पराजित किया? बंगाल के शासक धर्मपाल को इसने पराजित किया। इसके बाद अगर हम और चर्चा करें तो धर्मपाल को तो इसने पराजित किया, लेकिन स्वयं कौन? नागभट्ट द्वितीय, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था, जिसका नाम था गोविंद तृतीय। तो ये स्वयं गोविंद तृतीय से पराजित हुआ, जबकि इसने बंगाल के शासक धर्मपाल को तो पराजित किया। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, सर्वप्रथम कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया। किसको? कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया। हमने चर्चा की थी नागभट्ट प्रथम ने तो मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था, जबकि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। या हम कहें कि जो गुर्जर प्रतिहार की जो कन्नौज राजधानी थी वो राजधानी किसने बनाई? नागभट्ट द्वितीय ने इसे सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। वह वहां पर नागाव लोक दरबार का आयोजन किया। नागभट्ट द्वितीय ने तो कहाँ? उज्जैन में नागाव लोक दरबार का आयोजन किया था, और इसने कन्नौज में नागाव लोक दरबार का आयोजन किया।
कन्नौज शाखा का यह संस्थापक माना गया है। इससे पहले हमने चर्चा की थी नागबड़ जो प्रथम था वो जालोर और मंडोर शाखा का संस्थापक, उज्जैन जालोर मंडोर शाखा का संस्थापक था, जबकि कन्नौज शाखा का संस्थापक किसे माना गया है, नागबड़ द्वितीय को। भुजकला लेक बिलाड़ा जोधपुर, तो भुजकला लेक में इसे महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि से नवाजा गया। किस उपाधि से? महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि से इसे सम्मानित किया गया। कहाँ का अभिलेख है ये? भुजकला बिलाड़ा जोधपुर। इसके बाद हम बात करें तो जो नागबड़ द्वितीय था इसने 833 ईस्वी में गंगा नदी में जल में समाधि ले ली। स्वयं ने गंगा नदी में 833 ईस्वी में जल समाधि ले ली। इसी के शासनकाल, अगर नागबड़ द्वितीय की बात करें तो इस नागबड़ द्वितीय ने मुसलमानों पर तुरुस दंड नामक एक कर भी लगाया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि तुरुस दंड नामक कर किसने लगाया, तो नागबड़ द्वितीय ने, और किस पर लगाया, तो मुसलमानों पर। अब नागबड़ द्वितीय के बाद जो अगला अपना शासक रहेगा वो रहेगा अपना रामभद्र। रामभद्र जो ही शासक था इस वंश का सबसे निर्बल या हम कहें सबसे कायर शासक माना गया है। अब रामभद्र के बाद अगर हम अगले शासक की चर्चा करें, जो अगला शासक है इसका वो रहेगा भोज प्रथम, जिसे इतिहास में मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मिहिर भोज के नाम से। तो इस वंश का ये पितृहंता था। जो रामभद्र था ये एक निर्बल कायर शासक था। इसकी हत्या कर कर ये स्वयं गद्दी या स्वयं सिंहासन पर बैठा। तो गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता किसे कहते हैं? मिहिर भोज को या भोज प्रथम को। इसकी जो उपाधियाँ थी, एक उपाधि तो थी इसकी मिहिर, जो साहित्य में थी। साहित्य के क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता था? मिहिर के नाम से। जो आदिवरा की उपाधि है इसकी, मिहिर तो साहित्य के क्षेत्र में, और आदिवरा की जो उपाधि है ये ग्वालियर अभिलेख में इसको आदिवरा के नाम से जाना गया है। और जो इसकी प्रभास उपाधि है, कौन सी? प्रभास। तो ये जो दौलतपुर अभिलेख है उसमें इसे किस नाम से? प्रभास नाम से जाना गया है। तो इसकी 3 उपाधियों का उल्लेख हुआ। कौन कौन सी? एक तो मिहिर, एक आदिवरा और एक प्रभास। तो मिहिर तो साहित्य, आदिवरा ग्वालियर अभिलेख, और जो प्रभास है वो दौलतपुर अभिलेख में। इसने द्रम नामक सिक्कों का भी प्रचलन किया। जो भोज प्रथम या मिहिर भोज है इसने द्रम नामक सिक्कों का प्रचलन किया। तो द्रम नामक सिक्कों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? मिहिर भोज के द्वारा। जो मिहिर भोज था ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, जबकि हमने बात की थी वत्सराज, उस पर जैन धर्म का प्रभाव था। उसके दरबार में जैन विद्वान भी थे, जिनमें हमने बात की थी एक तो जैन भद्रसूरी जिनका हरिवंश पुराण था, एक कोल्यमाला के रचनाकार, वो सब किसके दरबारी थे? वत्सराज के। इसके बाद हम बात करें जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, वत्सराज के समय जो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था, उस संघर्ष में अंतिम रूप से प्रतिहारों की ही विजय हुई, जो कि किसके काल में हुई? मिहिर भोज प्रथम के काल में। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में निर्णायक विजय इसी के समय हुई। बात करें इसी के समय एक अरब यात्री सुलेमान भारत आया। किसके समय? मिहिर भोज के समय अरब यात्री सुलेमान भारत आया, और अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का अमित्र और इस्लाम का शत्रु भी कहा गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अरबों का अमित्र या इस्लाम का शत्रु किसे कहा गया? मिहिर भोज को या भोज प्रथम को। इसके बाद जो सुलेमान जो शासक था अरबी यात्री था सुलेमान, इसने प्रतिहारों का जो राज्य था उस राज्य की आकृति किसके समान बताए? जीभ के समान। जो अपनी ये जीभ होती है ना उसके समान इसने किसकी आकृति बताई? प्रतिहारों के राज्य की। जो ये आकृति बताई इसका उल्लेख उसने अपनी पुस्तक सिलसिला उत तवारिक में किया। किसमें? सिलसिला उत तवारिक में। तो ये था अपने मिहिर भोज, जो कि इस वंश का सबसे प्रतापी और सबसे महान शासक भी माना जाता है, और इस वंश का ये एक पितृहंता शासक भी था। तो ये हमने चर्चा की मिहिर भोज की। अब इसके बाद जो अपना अगला शासक है वो है, तो जो अपना अगला शासक है वो रहेगा महेंद्रपाल। जो ये महेंद्रपाल था इसका जो समय है वो 885 से 910 ईस्वी के बीच माना गया है। इसी महेंद्रपाल को निर्भय नरेश की उपाधि धारण की थी। महेंद्रपाल ने किसकी उपाधि धारण की थी? निर्भय नरेश की। ये इसकी उपाधि थी।
इसके बाद अगर हम बात करें तो जो महेंद्रपाल था, इसका जो दरबारी कवि या राजकवि था वो था चंद्रशेखर। कौन था? चंद्रशेखर। तो सॉरी, राजशेखर। तो राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि की संज्ञा दी। किसकी? रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। एक बात ध्यान रखना, अपन ने जब टॉपिक स्टार्ट किया तो हमने बात की थी कि जो प्रतिहार है ये किसके? भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज है। तो जो राम जी का जो कुल है उसको ही रघुकुल कहा जाता है। तो ये राम जी के कुल के वंशज होने के कारण इनको रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि की संज्ञा दी। किसने? राजशेखर ने। किसको दिए? महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। तो ये इसकी क्या थी? उपाधियां टाइप थी ये। अब इसके बाद हम बात करें भोज द्वितीय। तो भोज द्वितीय जो शासक था ये भी एक गौण शासक है। इसके बारे में हमें कोई विस्तार से जानकारी भी प्राप्त नहीं होती है। अगर हम इसके बाद आगे बात करें तो एक शासक हुआ महिपाल द्वितीय। तो भोज द्वितीय का वैसे कोई लंबा कार्यकाल भी नहीं था, एक गौण शासक था। इसके बाद है महिपाल प्रथम। तो महिपाल प्रथम की अगर बात करें तो इसका दरबारी विद्वान भी कौन था? राजशेखर। और महेंद्रपाल का दरबारी विद्वान भी कौन था? राजशेखर। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करने की बात है कि महेंद्रपाल को तो राजशेखर ने रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि की संज्ञा दी, जबकि महिपाल प्रथम को रघुकुल मुकुट और रघुकुल मुक्तामणि कहा। अब इसमें आप, मुझे पता है कि थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो अब देखो इसको याद करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, वो ये है कि आपने किसी का राज्याभिषेक देखा होगा फिल्मों में कैसे भी। थोड़ी सी एक फिल्म दिमाग में सेट करना कि जैसे मान लो किसी का राज्याभिषेक हो रहा, तो सबसे पहले जब राज्याभिषेक होता है तो जो राजा होता है तो सबसे पहले उसको क्या किया जाता है? तिलक और चूड़ामणि। सबसे पहले उसको तिलक करेंगे, फिर चूड़ामणि, हाथ में उसके लच्चा आदि जो भी है रक्षा सूत्र बांधेंगे। तो सबसे पहले कौन है? महेंद्रपाल। तो महेंद्रपाल जो सबसे पहले है तो उसको सबसे पहले तिलक किया, फिर चूड़ामणि, रक्षा सूत्र उसके हाथ में बांधा। तो रघुकुल चूड़ामणि और रघुकुल तिलक तो पहले कौन है? महेंद्रपाल। तो इसकी उपाधियां हो गई। अब जस्ट इसके बाद आया महिपाल। जब तिलक भी लगा दिया, रक्षा सूत्र भी उसके बांध दिया, तो उसके बाद उसके सिर पर मुकुट रख दिया दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पे कौन आ रहा? महिपाल। तो रघुकुल मुकुट रख दिया। जब मुकुट रख दिया तो मुकुट में क्या है? मुक्तामणि। उसमें क्या लगी हुई थी? मणियां। तो रघुकुल मुकुट और रघुकुल मुक्तामणि की संज्ञा किसको दी? महिपाल द्वितीय को, क्योंकि ये महेंद्रपाल से बाद का शासक है, इसलिए महेंद्रपाल पहला शासक था तो उसको पहले तिलक किया, फिर रक्षा सूत्र बांधा, ये दूसरा था। तो फिर जो अगली स्टेप हुई उसमें रघुकुल मुकुट, इसके सिर पर मुकुट रख दिया, और रघुकुल मुक्तामणि, उन मुकुट में मुक्तामणि आदि भी जड़ित थी। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। महिपाल प्रथम के समय में एक हम कहे बगदाद यादरिता अल मसूदी जो भारत आया, और इसने अपनी पुस्तक मजरू उल जहाब में महिपाल का वर्णन किया। इसके बाद अगला शासक आएगा राज्यपाल। तो राज्यपाल जो शासक था, इसके काल में 1018 ईस्वी में कन्नौज पर महमूद गजनी का आक्रमण हुआ, और इस महमूद गजनी के आक्रमण के भय से ये कन्नौज छोड़कर भाग गया। इस कायरता के कारण जब ये कन्नौज छोड़कर भाग गया तो राज्यपाल के इस कायरतापूर्ण कार्य के लिए दंड देने के लिए विद्याधर चंदेल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? विद्याधर चंदेल। तो जब ये कन्नौज छोड़कर भाग गया तो इसके कायरतापूर्ण कार्य के लिए इसे दंड देने के लिए विद्याधर चंदेल के नेतृत्व में मध्य भारत के राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण किया। जो मध्य भारत के लगभग जो राजा थे उन्होंने इसके नेतृत्व में किस पर? राज्यपाल पर आक्रमण किया और उसे मौत के घाट उतार दिया, और इसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को शासक बना दिया। किसको बनाया फिर? राज्यपाल के बाद शासक त्रिलोचन पाल को कन्नौज का शासक बना दिया। अब बात करते हैं हम त्रिलोचन पाल की। तो त्रिलोचन पाल के समय पर भी 1019 ईस्वी में
महमूद गजनी ने वापस आक्रमण किया और त्रिलोचन पाल उस युद्ध में पराजित हुआ। अब इसके बाद अगर हम चर्चा करें यशपाल, तो ये इस वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के बाद किसकी मृत्यु? यशपाल की मृत्यु, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का ये कन्नौज शाखा का अंतिम शासक था। तो इसकी मृत्यु के बाद चंद्रदेव गढ़वाल ने कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? गढ़वाल वंश की स्थापना की। किसने? चंद्रदेव गढ़वाल ने। तो इस तरह ये अपना जो टॉपिक था जालोर, उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहार, और पहले की क्लास में हमने पढ़े थे मंडोर के प्रतिहार। तो आज अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम एक नए राजवंश की चर्चा करेंगे, जो कि अपने रहेगा राजस्थान के चौहान राजवंश। तो चौहान राजवंश के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक जो अपने राज से करे राजकवि, किसका? महेंद्रपाल का और महिपाल का, जो राजकवि या दरबारी कविता राजशेखर, इनकी किताबों के बारे में भी बार बार एग्जाम में प्रश्न किया जाता है। तो हम एक बार इनकी जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उन किताबों के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इनकी कौन कौन सी किताबें वो हम उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो राजशेखर की जो प्रमुख पुस्तकें वो पुस्तकें हैं, इनकी 7 प्रमुख पुस्तकें जिनके बारे में बार बार एग्जाम में भी क्वेश्चन किया जाता है। तो इनकी अगर हम प्रमुख पुस्तकों की चर्चा करें तो राजशेखर की प्रमुख पुस्तकें, पहले कर्पूर मंजरी, ये एकमात्र इनकी पुस्तक है जो कि प्राकृत भाषा में लिखी गई है। इसके बाद काव्य मीमांसा, विदशाल भंजिका, भुवन कोश, हरविलास, बाल रामायण और बाल भारत, ये संस्कृत भाषा में है। तो राजशेखर की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? तो कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा, काव्य मीमांसा, विदशाल भंजिका, भुवन कोश, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत। कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा और बाकी जो 6 पुस्तकें हैं वो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये हमने राजस्थान के गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जो चर्चा की वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और साथ साथ आप इनके नोट्स भी तैयार कर लेना। एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करने में आपको बहुत सहूलियत महसूस होगी। तो आज का जो अपना सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जो अपनी नेक्स्ट वीडियो जिस राजवंश के ऊपर रहेगी वो रहेंगे राजस्थान के चौहान वंश। तो हम चौहानों के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। निरंतर तैयारी जारी रखिए, क्योंकि एक दिन की तैयारी से कोई कुछ नहीं कर सकता है। कहते हैं कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।